आज चैप्टर नंबर 10 दैट इज हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। ये है चैप्टर्स हीट एंड, हाँ यही है, इधर से यही है, राइट, ठीक हो गया। सो चैप्टर, लास्ट चैप्टर नंबर 10, टाइटल है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। तो इस चैप्टर्स के अंदर हमने हीट को डिस्कस करते हैं और उसके बाद सिस्टम क्या चीज़ होगी, सराउंडिंग्स क्या चीज़ होगी, थर्मामीटर्स क्या होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फिर उसकी एप्लीकेशंस, उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और फिर कार्नोट हीट इंजन और आखिर में एंट्रोपी। ये टॉपिक्स हैं। तो शुरू में ये सारा इंट्रोडक्टरी है जिसमें मैं लफ्ज़ जो हीट है मैं उसको डिफाइन करता हूँ। हीट इज अ थर्मल एनर्जी इन ट्रांजिट, थर्मल एनर्जी इन ट्रांजिट, that is which transfers from hot body to cold body when both are in contact with each other. That is when the two bodies are in contact, मीन एक हॉट बॉडी है और एक कोल्ड बॉडी, इसको उर्फ आम में हम कहते हैं, और दोनों के अंदर हम थर्मामीटर्स लगा दें तो एक का टेम्परेचर हाई होगा, दूसरे का टेम्परेचर लो होगा, वो नज़र आ रहा है। लेकिन विद द टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा कि हॉट बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो रहा है और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर राइज हो रहा है टिल टेम्परेचर ऑफ बोथ द बॉडीज बिकम्स इक्वल। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि कोई चीज़ ट्रांसफर हुई फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी, और वो जो चीज़ ट्रांसफर हुई फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी टिल द टेम्परेचर ऑफ बोथ बिकम्स इक्वल, एंड इन दिस कंडीशन बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। बॉडीज का टेम्परेचर बराबर हो जाना, देन द बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये जो कुछ ट्रांसफर हुआ जिसकी वजह से हॉट बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो गया और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर राइज हो गया, तो दिस इज व्हाट वी से हीट। और इसमें जो पहली टर्म थी थर्मल एनर्जी, तो ये तो है टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। उसमें काइनेटिक एनर्जी भी है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी है, वगैरह वगैरह। तो सबका जो सम होता है उसको थर्मल एनर्जी कहा जाता है। लेकिन थर्मल एनर्जी का वो हिस्सा जो ट्रांसफर होगा फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी व्हेन बोथ आर इन कांटेक्ट टिल द टेम्परेचर ऑफ बोथ बिकम्स इक्वल, दैट द बॉडीज बिकम्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तो उसको हम क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल हीट। So heat is the special form of energy. Heat is the form of energy. It is the form of energy measured in joules and calories. अब इसके बाद मैं बात करता हूँ टेम्परेचर्स की। One of the definitions, डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस का क्या मतलब होता है कि हम किसी चीज़ के ऊपर हाथ लगाएं, टच करें, तो दो किस्म का इंप्रेशन होता है, या तो वो ठंडी होगी या वो गर्म होगी। कितनी गर्म होगी? डिग्री ऑफ हॉटनेस। कितनी ठंडी होगी? डिग्री ऑफ कोल्डनेस। तो टेम्परेचर क्या चीज़ है?
degree of hotness or coldness and is the measure of average kinetic energy of the molecules of a substance. Degree of hotness or coldness and is the measure of average kinetic energy of the molecule of a substance. इसका मतलब क्या बनेगा कि अगर किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो यकीनन उसका टेम्परेचर हाई होगा, और अगर उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम है तो उसका टेम्परेचर कम होगा. तो इट्स यूनिट्स आर डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट. C फॉर सेंटीग्रेड, K फॉर केल्विन, F फॉर फ़ारेनहाइट. ये 3 डिफरेंट यूनिट्स हैं जिनमें हम टेम्परेचर्स को मेजर करते हैं. जब टेम्परेचर का नाम आया तो मैं थर्मामीटर्स के ऊपर भी थोड़ा सा तबसरा करूंगा. थर्मोमीटर्स, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर्स. Instrument used to measure the temperature. Instrument used to measure the temperature is called thermometers. इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है थर्मल एक्सपेंशन. थर्मल एक्सपेंशन, expansion due to heating effect, change in size, change in volumes, इसे हम expansions कहते हैं. और अगर वो heating effects की वजह से हो रही है तो then that is called thermal expansions. जो सबसे बेसिकली इस्तेमाल होने वाला जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है, और डेली लाइफ में भी आम जो थर्मामीटर इस्तेमाल हम कर रहे हैं वो उनमें यही इस्तेमाल होता है. और उसके अलावा चेंज इन कलर, ये भी आजकल मेडिकल्स के अंदर इस्तेमाल हो रहा है कि हीटिंग की वजह से, टेम्परेचर्स की वजह से कलर भी चेंज होता है. और चेंज इन रेजिस्टेंस, इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होने वाले थर्मामीटर जो है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है किसी भी मटेरियल्स की कि ऑन बिहाफ ऑफ हीटिंग इफेक्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा या कम हो जाती है. तो इसको भी साइंटिस्ट ने इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द थर्मोमीटर्स. अब जो कंस्ट्रक्शन है उसकी कंस्ट्रक्शन में दैट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास बल्ब. ये कैपिलरी ट्यूब है और उसके एंड के ऊपर ये ग्लास बल्ब है. एंड दिस ग्लास बल्ब इज फिल्ड ऑफ मरकरी. दिस ग्लास बल्ब इज फिल्ड ऑफ मरकरी. ये ग्लास बल्ब है, ग्लास बल्ब फिल्ड ऑफ मरकरी. इसके ऊपर जो है ये कैपिलरी ट्यूब है, और कैपिलरी ट्यूब क्या है? ट्यूब ऑफ वेरी फाइन बोर, ग्लास ट्यूब ऑफ वेरी फाइन बोर, दैट इज व्हाट वी कॉल कैपिलरी ट्यूब. अब ये नॉर्मल टेम्परेचर्स के ऊपर, मतलब रूम टेम्परेचर्स के ऊपर, इसमें मरकरी जो है थर्मल एक्सपेंशन की वजह से राइज कर जाता है अप टू सर्टेन लिमिट. हम क्या करते हैं कि इसको हीटअप कर देते हैं, और जब ये मरकरी सारा यहाँ तक आ जाता है तो फिर इसका मतलब है कि ये जो इसके अंदर की हवा है ये सारी निकाल दी जाती है, और फिर इस जहाँ से इसको क्लोज कर दिया जाता है. अब क्या करेंगे? अब सबसे पहले इस थर्मामीटर्स को, अच्छा इसके ऊपर फिर एक कवर भी आ जाता है इसका
गिलास का सेफ्टी कवर है ये ऐसे करके। तो ये दरमियान में क्या हुआ, कैपिलरी ट्यूब है, बाहर इसके सेफ्टी कवर है, और ये थर्मामीटर्स तो बन गया। अब इसको कैलिब्रेट करने के लिए हम सबसे पहले इस बल्ब को आइस के ऊपर रखते, तो क्या होगा, कंट्रैक्शन होगी ना, मरकरी कंट्रैक्ट होगा, ये इस ट्यूब के अंदर नीचे आएगा और जिस लेवल के ऊपर आके रुक जाएगा हम उसको मार्क कर देंगे और इसे कहते हैं लोअर टेम्परेचर स्केल है जी। और फिर इसको बॉइलिंग वाटर्स के अंदर रखेंगे और ये मरकरी जो है उस पानी इसको हीट को एब्जॉर्ब करेगा, थर्मल एक्सपेंशन होगी, कैपिलरी ट्यूब के अंदर राइज करेगा और करते 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 एक अपर लिमिट के ऊपर जाके जो है वो रुक जाएगा। तो ये दो हमारे पास लिमिट्स आ जाती हैं कैलिब्रेशंस की, लोअर फिक्स पॉइंट and this is called upper fixed point, lower fixed point and that one is upper fixed point, and this is boiling point of water, and this is freezing point of water या melting point of ice। कंडीशन क्या होती है, एट नॉर्मल प्रेशर्स, दोनों में कंडीशंस क्या होगी, एट नॉर्मल प्रेशर्स। तो ये दो फिक्स पॉइंट जब आप हमारे पास आ जाते हैं, लोअर फिक्स पॉइंट कैसे आया कि हमने इस बल्ब को बर्फ पे रख दिया, तो उसका ज़ाहिर टेम्परेचर लो होता है, कंट्रैक्शन होगी और ये मरकरी जो है कैपिलरी ट्यूब के अंदर नीचे आते आते एक पॉइंट के ऊपर आके रुक जाएगा, हम उसके ऊपर मार्क लगा देंगे, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल लोअर फिक्स पॉइंट। फिर इसी बल्ब को, इसी थर्मामीटर्स को हम बॉइलिंग वाटर्स के अंदर रखेंगे, ये मरकरी हीटअप होगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, राइज करेगा और कैपिलरी ट्यूब के अंदर जाके किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर रुक जाएगा, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल अपर फिक्स पॉइंट, एंड दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर्स एट नॉर्मल प्रेशर्स। अब इसमें मैं स्केल की बात कर देता हूँ कि ये हमारे पास 3 स्केल होती हैं, सेंटीग्रेड स्केल, सेंटीग्रेड स्केल या सेल्सियस, जिसका लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड देन दिस space is divided into 100 equal parts. This is divided into 100 equal parts, and this is 1 division, this is 1 degree, this is 1 degree। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो हमारे पास स्केल है, this is फ़ारेनहाइट स्केल, जिसमें जो लोअर फिक्स पॉइंट है दिस इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और जो अपर फिक्स पॉइंट है दिस इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड देन दिस इज डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट्स, दिस इज डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ 100 डिविजन्स बनते हैं, यहाँ 180 जो अप्रॉक्सीमेटली 200 है, तो इसका मतलब है तकरीबन इससे डबल बनती है, लिहाजा इसकी जो स्पेस है 1 डिग्री है, ये सेंटीग्रेड की निस्बत छोटी बनती है, मतलब है इसकी लीस्ट काउंट कम है, एक्यूरेसी ज़्यादा है। लीस्ट काउंट कम है, स्केल छोटी है, लिहाजा एक्यूरेसी ज़्यादा है। यही वजह है कि डेली लाइफ के अंदर डॉक्टर हजरात हमेशा टेम्परेचर्स की जो यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं वो फ़ारेनहाइट के अंदर करते हैं, चाहे वो F लिखें ना लिखें, लेकिन जो भी नंबर उन्होंने लिखना है वो हमेशा फ़ारेनहाइट के अंदर लिखा जाता है। और तीसरी जो स्केल है हमारे पास दैट इज, ये कहलाती है केल्विन स्केल, ये कहलाती है
केल्विन या एब्सोल्यूट स्केल, and this is again divided into 100 equal parts, और अपर होगा 373 के, लोअर होगा 273 के। तो इसके भी 100 पार्ट्स हैं, इसके भी 100 पार्ट्स हैं। इसके मतलब ये दोनों की डिग्री बराबर है, दोनों की डिग्री राइज इन टेम्परेचर्स फॉर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो या 1 डिग्री केल्विन हो, ये बराबर होता है। तो हाउ दीज 3 स्केल्स आर रिलेटेड, ये मैं रिलेशन लिख देता हूं इसमें, और रिलेशन ये है रिलेशनशिप T केल्विन T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, और फ़ारेनहाइट वर्सेस सेंटीग्रेड स्केल C/100 F - 32/180 या C/5 is equal to F - 32/9 या 9/5 C is equal to F - 32 या F is equal to 9/5 C plus 32। जिस तरह भी इसको आप इस्तेमाल करें, ये इस तरह कर दें, इस तरह कर दें, ऐसे या ऐसे कर दें, दैट मेक्स नो डिफरेंस। तो ये रिलेशनशिप है, और इसी से आपने न्यूमेरिकल्स के अंदर, हाँ ये यकीनन याद रखें कि हमारे पास न्यूमेरिकल्स के अंदर हमेशा जो स्केल इस्तेमाल होगी वो केल्विन स्केल, एब्सोल्यूट स्केल का इस्तेमाल होगा। आपको गिवन हमेशा सेंटीग्रेड में होगा, लेकिन आप उसको यकीनन चेंज कर देंगे, 273 ऐड कर देंगे तो वो केल्विन के अंदर चेंज कर देंगे उसको। इसके बाद हम बात करते हैं, कुछ टर्म्स और आगे इस्तेमाल करते हैं, वो है टर्म है सिस्टम। सिस्टम क्या चीज़ है? कलेक्शन ऑफ मैटर हैविंग डिस्टिंक्ट बाउंड्री। कलेक्शन ऑफ मैटर, अंडर ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हो, कलेक्शन ऑफ मैटर हैविंग डिस्टिंक्ट बाउंड्री भी कह सकते हो। तो उसके बाद एक टर्म होगा क्लोज सिस्टम। ये टर्म है क्लोज सिस्टम, द सिस्टम इन विच mass is conserved but heat can exchange in or out। क्लोज सिस्टम्स के बाद लफ्ज़ होता है आइसोलेटेड सिस्टम, द सिस्टम इन विच neither mass nor energy is conserved, in which mass and energy both remain conserved, both remain conserved। और एक होता है ओपन सिस्टम, ये टर्म भी इस्तेमाल होती है, ओपन सिस्टम, द सिस्टम इन विच mass and energy both can exchange in or out। और आखिरी एक टर्म है सराउंडिंग्स, अदर देन सिस्टम। जो कुछ भी यूनिवर्स के अंदर होगा, अदर देन सिस्टम, जो कुछ भी यूनिवर्स के अंदर होगा, दैट इज व्हाट वी कॉल सराउंडिंग्स। अदर देन सिस्टम्स, all things other than system are called surroundings। ये टर्म्स हैं जो बार बार इस्तेमाल होंगी, और अब हम
बात करते हैं जो अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो कुछ इम्पोर्टेंट है उसको डिस्कस करते हैं, और वो है फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics. First law of thermodynamics. It is the special form of the law of conservation of energy, which deals with the heat only. It is a special form of the law of conservation of energy which deals with the heat only. अच्छा, अब स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट क्या है? When heat is converted into any other form of energy or any other form of energy is converted into heat. When heat is converted into any other form of energy or any other form of energy is converted into heat, total remains conserved. Total energy remain conserved. Total energy remains conserved. अब इस बात को एक्सप्लेन करते हैं। Let we have a system which consists of a cylinder fitted with a pistons. There is a gas inside the cylinder. Let we have a system. अल्फाज सुने। Let we have a system which consists of a cylinder fitted with a pistons. There is a gas inside the cylinders. There is a gas inside the cylinder. तो इसमें जो भी गैस है इसके अंदर that possess kinetic energy, और सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज प्लस पोटेंशियल एनर्जीज उसको हम थर्मल या इंटरनल एनर्जी कहते हैं। एंड यहां पे ये यू सफिक्स में आई, इनिशियल वैल्यू ऑफ द इंटरनल एनर्जी। अब हम क्या करते हैं, इसको सिस्टम्स को हीटअप करते हैं, और ये हाँ इसमें P is the pressures, V is the volumes, UI is the initial value of the internal. These are the basic parameters. इन्हें कहते हैं थर्मोडायनामिक्स पैरामीटर्स। प्रेशर्स क्या है, वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर्स क्या है। तो इसका टेम्परेचर्स भी है, T है, वॉल्यूम हमने लिखा कि V1 है, और प्रेशर्स P है। दीज आर द इनिशियल पैरामीटर्स, थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर ऑफ द सिस्टम्स। अब हम इसको हीटअप करते हैं। हीटअप जब हम करते हैं तो मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। कौन इंडिकेट करेगा कि इंटरनल एनर्जी बढ़ी है? थर्मामीटर्स। थर्मामीटर्स के अंदर, स्केल के अंदर टेम्परेचर्स का बढ़ना इंडिकेट होगा। इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। जहां थर्मामीटर्स रीडिंग देगा इंटरनल एनर्जी के बढ़ने की जो बता रहा है कि इंटरनल टेम्परेचर्स बढ़ा है सिस्टम्स का, साथ प्रेशर भी बढ़ेगा। तो मैंने कहा थर्मामीटर्स इंडिकेट करेगा टेम्परेचर का राइज, तो प्रेशर का राइज कौन बताएगा? प्रेशर का राइज ये पिस्टन्स की मूवमेंट हमें बताएगी
कि ये पिस्टन जो है अपनी इस पोजीशन से यहाँ पे आ गया है और ये मूव कर गया और वॉल्यूम V1 से V2 हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा x, पिस्टन्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई UI से UF, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ गई। तो ये इसका मतलब है कि वो जो हीट एनर्जी हमने दी है उसकी कन्वर्शन हो रही है। अब कुछ हिस्सा तो यूज हो रहा है टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, लेकिन हम देखते हैं कि ये पिस्टन भी मूव किया है। फिजिक्स के अंदर किसी फिजिकल चीज की मूवमेंट का मतलब होता है वर्क डन हुआ है, मूवमेंट का मतलब है वर्क डन हुआ है। और बड़ी खूबसूरत बात कि इसका मतलब ये हुआ कि थर्मल एनर्जी जो है वो वर्क डन के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी जो है वो वर्क डन में इस्तेमाल हो सकती है। लिहाजा यहां जो कुछ एक दफा मैं इस बात को पूरी को जो सेंटेंस के अंदर आपको लिखना होगा रिपीट करता हूं। क्या? लेट वी हैव अ सिस्टम्स which consist of a cylinder fitted with a pistons as shown. There is a gas inside the cylinder, pressures P, volume V1, temperatures T, or UI is the initial value of internal energy of the systems. Now we heat up the systems, mean we are supplying heat to the systems. Molecule absorb energy, तो इनकी internal energy बढ़ेगी, temperatures बढ़ेगा, pressure भी बढ़ेगा। टेम्परेचर्स का बढ़ना कौन इंडिकेट करेगा? थर्मामीटर्स। प्रेशर्स का बढ़ना पिस्टन्स की मूवमेंट से पता चलता है। पिस्टन अगर मूव कर रहा है तो इसका मतलब वर्क डन हो रहा है। लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ थर्मल एनर्जी जो हम खुद सप्लाई कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि ये बड़ी खूबसूरत बात है जो मेंटली आपको क्लियर होनी चाहिए कि हाँ, हीट को वर्क डन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं, वर्क डन भी कहते हैं, इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका रिवर्स भी बहरहाल पॉसिबल है। तो हीट किया, इससे टेम्परेचर्स भी बढ़ा और ये T1 से T2 हो गया और इंटरनल एनर्जी बढ़ गई UI से UF, इनिशियल से फाइनल की तरफ। तो हम क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट टोटल इमिन कंजर्व्ड? तो हम ये लिख सकते हैं कि हीट सप्लाइड किसके बराबर है? A pot is used to increase the internal energy. Rest of the heat is used to do work against the piston. तो सिंबॉलिकली ये हीट सप्लाई का सिंबल होता है Q. Q is the symbol for heat supplied या heat rejected. Part is used to increase the internal energy final minus initial और plus W for work done. W for work done. तो अब हम इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं कि where work done force into displacement, W F into delta x. Delta x is the displacement of the pistons. Delta x is the displacement of the pistons. Now we change the force into those parameters which are available. ये P into A है into delta x, because P जो होता है ना force acting on unit area होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F की जगह P into A आ जाएगा। And this is equal to A into delta x is delta V, because A into delta x, delta V, change in volume, increase in volume, or this is equal to NR। बस ठीक है, इसको यहां तक लिखते हैं। So so we can write, चलिए नहीं, ये छोड़ते हैं अभी, नहीं, इसको अभी रहने देते हैं। इसी इक्वेशंस को मैं दोबारा लिख रहा हूं
कि Q is equal to delta U plus W. This is the mathematical form of the first law of thermodynamics. Now the sign convention, Q is taken as positive if system absorb it, and this is taken as negative if system rejects heat work. W is taken as positive if work is done by the system. By the system mean by the molecule, that is the molecules are pushing the piston up in this case, in this diagrams, then work is taken as positive. अगर हम ऊपर से पुश करना शुरू कर दें डाउन, मीन कंप्रेस कर दें सिस्टम्स को, तो देन वर्क इज टेकन एज नेगेटिव इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. डेल्टा यू, change in internal energy, is taken as positive if increases, and this is taken as negative if decreases. अगर internal energy increase होती है then this is taken as positive, और अगर internal energy decrease होती है then this is taken as negative. इसके बाद एक टर्म और लिखता हूं, साइक्लिक प्रोसेस. सीरीज ऑफ चेंजेस which bring the system back to the initial state. Series of changes which bring the system back to the initial state called cyclic process. That is UF is equal to UI, या delta U is equal to 0. Then first law becomes Q is equal to W. Input is equal to output. Such machine whose output is equal to input is called the perpetual motion machine. तो theoretically ये पॉसिबल हो रहा है कि साइक्लिक प्रोसेस के अंदर ऐसा मुमकिन है कि आउटपुट जो है वो इनपुट के बराबर हो, लेकिन ये आइडियल बात, प्रैक्टिकली कभी भी ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई ऐसी मशीन जिसका आउटपुट और इनपुट बराबर हो जाए, ये नामुमकिन है. इसलिए ऐसी मशीन की जो कंस्ट्रक्शन होगी दैट इज इम्पॉसिबल. ये रिजल्ट हमारे पास आ गया फर्स्ट लॉ का, कि फर्स्ट लॉ के मुताबिक इफ द सिस्टम इज वर्किंग इन अ साइकिल, तो क्या होगा कि उसका आउटपुट इनपुट के बराबर होगा. और ये आइडियल बात है. हम कभी भी लॉसेस को जीरो नहीं कर सकते. वो फ्रिक्शन लॉसेस हैं, कंडक्शन लॉसेस हैं, रेडिएशन लॉसेस हैं, साउंड लॉसेस हैं, वगैरह वगैरह वगैरह. हम कभी भी उन्हें जीरो नहीं कर सकते. सब कुछ आइडियल होने के बावजूद ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता मुमकिन कि आउटपुट और इनपुट बराबर हो. सो दिस इज व्हाट वी कॉल कि ये फर्स्ट लॉ ने एक ऐसा रिजल्ट दे दिया. दिस इज व्हाट वी कॉल लिमिटेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. दिस इज which is impossible. This is called limitation of the first law of thermodynamics. मतलब है ऐसा
रिजल्ट दे दिया जो प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है, इसलिए इसे कहा जा रहा है दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और उसकी जो करेक्शन है, इस बात को क्लियर जो करेगा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो क्लियर करेगा। जब आप उसको आगे पढ़ेंगे हम, तो फिर उसके अंदर हम इस बात को क्लियर कर लेंगे।